हेलो दोस्तों, हिंदी की बिनती चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपका टॉपिक दिया गया है वो है हिंदी अनुवाद। तो आज हम हिंदी अनुवाद पर आधारित प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। तो परीक्षा में जैसे बहुत कम दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे प्रश्नोत्तरी करेंगे जो पेपर में आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। और ये सारी पीडीएफ आप ऑलरेडी मेरे से ले चुके हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, यानी अगर मैं बात करूँ जीडीसी के कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे कि पत्रकारिता, लोक साहित्य, अनुवाद, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कहीं और ढंग से आंसर या फिर डिटेल नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ये नोट्स भी लेकर आई हूँ, जिसमें आपको इन सभी के ऊपर नोट्स प्लस प्रश्नोत्तरी सभी दिए गए हैं। तो जिन्हें भी लेना है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको ये नोट्स मिल जाएंगे। और बाकी जो है, क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तरी के साथ दिया गया है, और बाकी हम यहाँ पर प्रश्नोत्तरी भी करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। इन सब पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जानकारी सभी को है, जिनके पास नहीं गई है उनके लिए ये जानकारी थी। तो चलिए प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से श्रोत भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? जेसी कैटफोर्ड, यूजिन नाइडा, पीटर न्यूमार्क, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूजिन नाइडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुवाद दो भाषाओं का ही नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का मिलन है। अनु उपसर्ग का अर्थ है पीछे और वाद का अर्थ है कहना। अब यहाँ पर बताइए कि कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ही कथन क्या है? सही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर सुमेलित वाला है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं साहित्यिक अनुवाद। ठीक है, साहित्यिक अनुवाद में क्या किया जाता है? विधिक सटीकता, साहित्यिक अनुवाद उसको हमें मिलान करना है उसके अर्थ से। ठीक है, तो साहित्यिक अनुवाद जो होता है वो भावात्मकता और सृजनात्मकता होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे तकनीकी अनुवाद की। तो तकनीकी अनुवाद जो है ये तथ्यात्मक होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, प्रशासनिक अनुवाद ये क्या होता है? तो प्रशासनिक अनुवाद में आप देखते हैं कि शब्दावली की निश्चितता और औपचारिकता इसमें ध्यान में रखा जाता है। और विधि अनुवाद तो देख सकते हैं विधि सटीकता और तकनीकी शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये इसका यहाँ पर करेक्ट मिलान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कथन है, कविता का अनुवाद करना गद्य के अनुवाद की तुलना में अधिक कठिन होता है। इसके पीछे कारण है कि कविता में अर्थ के साथ साथ लय, छंद और सांस्कृतिक प्रतीकों का सामंजस्य बिठाना अनिवार्य होता है। तो अब यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर हो जाएगा कि कथन और जो कारण है दोनों ही क्या है? सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक आदर्श अनुवादक के लिए अपेक्षित नहीं है? तो आदर्श अनुवादक के लिए क्या गुण यहाँ पर जो है होना चाहिए? तो स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं पर समान अधिकार, विषय की गहरी और विशेषज्ञ समझ, अनुवाद में अपनी व्यक्तिगत विचारधारा का समावेश करना, या फिर सांस्कृतिक परिवेश की समझ और तटस्थता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि अनुवाद में अपनी व्यक्तिगत विचारधारा का समावेश करना ये कोई जरूरी नहीं है, अपेक्षित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, विधि अनुवाद के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो विधि अनुवाद के अंतर्गत क्या चीज आती है? तो देखिए, इसमें एक शब्द की व्याख्या पूरे कानून का अर्थ बदल देती है।
इसकी भाषा में अस्पष्टता और अलंकारिकता के लिए पर्याप्त स्थान होता है। यह अनुवाद अत्यंत सटीक और तकनीकी होता है। इसमें संवैधानिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य है। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी भाषा में क्या है, अस्पष्टता और अलंकारिकता के लिए पर्याप्त स्थान होता है। ये कथन क्या है? विधि अनुवाद के लिए असत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बैंकिंग अनुवाद के संबंध में कौन सा संबंध सही नहीं है? तो देखिए, डेबिट का मतलब क्या होता है? नाम, क्रेडिट मतलब जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब स्थिर जमा और ओवरड्राफ्ट मतलब अधिविकर्ष। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब स्थिर जमा, ये सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये क्यों गलत है? तो देखिए, जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो क्या होगा? सावधि जमा, ठीक है, ना कि स्थिर जमा। तो इसलिए क्या है? गलत है। ठीक है, और बाकी डी वाला ऑप्शन भी सही है। तो ये तीन सही हैं, इनके हिंदी अर्थ। इसका गलत था तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसका अर्थ होता है सावधि जमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु का मूल अर्थ क्या है? अब आपको ये टॉपिक पढ़ना है। अब इसमें इसका अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसका तात्पर्य क्या है। केवल दो भाषाओं के व्याकरण का मिलान, एक संस्कृति के मूल्यों और विचारों को दूसरी संस्कृति तक पहुंचाना, विदेशी शब्दों का जबरन अपनी भाषा में प्रयोग करना, या फिर केवल धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करना। अब इसका तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर है कि एक संस्कृति के मूल्यों और विचारों को दूसरी संस्कृति तक पहुंचाना, ये होता है इसका तात्पर्य। अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु। मान लीजिए आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, तो जैसे आपने रामायण पढ़ी, ये क्या थी? संस्कृत भाषा में। इनका अलग अलग भाषाओं में रूपांतरण किया गया, अनुवाद किया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक संस्कृति की चीज़ है कि हमारे हिंदू धर्म में रामायण पढ़ते हैं, और ये फिर किसी और भाषा में, अभी देखिए तमिल में हमने पढ़ा या किसी अन्य भाषा में हमने पढ़ा, तो ये सब जो क्या हो गया? सांस्कृतिक तो ही परिवर्तन हुआ ना, कि एक भाषा का दूसरे में परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रशासनिक अनुवाद की मुख्य शब्दावली कहाँ से प्रभावित होती है? लोक साहित्य से, पारिभाषिक शब्दावली और नियमों से, कवियों की कल्पना से, या फिर दैनिक बोलचाल की भाषा से? तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा कि जो प्रशासनिक अनुवाद की शब्दावली है ये पारिभाषिक शब्दावली और नियमों से प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुवाद के स्वरूप के अंतर्गत कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो अनुवाद का जो स्वरूप होता है, यानी इसका नेचर क्या होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें कौन सा तत्व जरूरी नहीं है। कथ्य कंटेंट की रक्षा करना, लक्ष्य भाषा की प्रकृति का सम्मान, मूल पाठ का शब्द दर शब्द मशीनी रूपांतरण, या फिर समतुल्यता की स्थापना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मूल पाठ का शब्द दर शब्द मशीनी रूपांतरण, ये अनुवाद का जो है अनिवार्य तत्व नहीं है। कि जरूरी नहीं कि हम किसी भाषा में अगर रूपांतरित कर रहे हैं तो वो सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए, हल्का फुल्का उसमें बदलाव भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अनुवाद के दायित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अनुवाद का क्या क्या दायित्व है, पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, फिर आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें सत्य या असत्य हो सकती है। मूल पाठ में अपनी ओर से सुधार करना, श्रोत भाषा की संस्कृति को पूरी तरह नकार देना, मूल लेखक के संदेश और कथ्य के प्रति वफादार रहना, या फिर कठिन शब्दों का अनुवाद छोड़ देना? तो देखिए यहाँ पर सत्य क्या है कि मूल लेखक के संदेश और कथ्य के प्रति वफादार रहना, कि जो उसमें मूल चीज़ें बताई है लेखक ने, जो उसका ओरिजिनल बुक है उसमें जो उसने बता रखा है उसकी कदर करना, उसके अनुरूप ही अपने चीज़ों का रूपांतरण करना। ठीक है, उसमें वो बदलाव नहीं करना जो मूल रूप से लेखक उसमें कहना चाहता है। ठीक है, ये इसके पीछे सत्य है। नेक्स्ट है, शब्दानुवाद
कि सबसे बड़ी सीमा क्या है, यह बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ नष्ट होने का भय रहता है, यह केवल विज्ञान के लिए उपयोगी है, इसमें व्याकरण की अशुद्धियां नहीं होती। तो राइट आंसर हो जाएगा कि शब्द अनुवाद की जो सबसे बड़ी सीमा क्या है कि इसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ नष्ट होने का भय रहता है। तो जब भी हम किसी का शब्द अनुवाद करते हैं तो उसके जो मूल चीज़ें हैं वो नष्ट होने का खतरा रहता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी सीमा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है पारिभाषिक शब्दावली का मिलान करना है। तो एफिडेविट का तात्पर्य क्या होता है? तो एफिडेविट का तात्पर्य होता है यहाँ पर हमारा शपथ पत्र, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीड का तात्पर्य क्या होता है? विलेख, ठीक है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है? मंत्रिमंडल। और ऑटोनोमस का तात्पर्य होता है स्वायत्त, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रशासनिक अनुवाद में शब्दों के अर्थ रूढ़ और निश्चित होते हैं। प्रशासनिक कार्यों में स्पष्टता और एक रूपता बनाए रखना अनिवार्य होता है ताकि भ्रम ना फैले। अब यहाँ पे कथन और कारण में से क्या सत्य है क्या नहीं है? तो दोनों ही चीजें क्या है? सत्य है। और ए जो है आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवादक से की जाने वाली मुख्य अपेक्षा नहीं है? लक्ष्य भाषा में सहज प्रवाह और पठनीयता, कठिन शब्दों के स्थान पर जानबूझकर क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, दोनों संस्कृतियों के बीच सामंजस्य बिठाना, या फिर नवीनतम तकनीकी शब्दावली में अपडेट रहना। तो यहाँ पे क्या नहीं है? तो अनुवादक से हम क्या अपेक्षा नहीं कर सकते कि कठिन शब्दों के स्थान पर जानबूझकर क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, ये जो है अपेक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक अनुवाद में छाया अनुवाद का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ सफल माना जाता है? शोध पत्रों में, कानूनी दस्तावेजों में, विज्ञापनों और नाटकों के रूपांतरण में, या फिर मेडिकल रिपोर्ट में? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि विज्ञापनों और नाटकों के रूपांतरण में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सफल माना जाता है छाया अनुवाद वो यहीं पे माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बैंकिंग अनुवाद की शब्दावली के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। एंडोर्समेंट का अर्थ पृष्ठांकन होता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को खाता वितरण कहा जाता है। मॉर्गेज का अनुवाद बंधक होता है और अकाउंटेंट का अर्थ खजांची होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमें असत्य कथन बताना है, ठीक है। तो देखिए एंडोर्समेंट का अर्थ पृष्ठांकन होता है, सही है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को खाता वितरण कहा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, मॉर्गेज का अनुवाद बंधक होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऊपर के तीनों सही है, लेकिन अकाउंटेंट का जो अर्थ होता है वो क्या है? खजांची होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि खजांची का अगर हम इंग्लिश शब्द माने तो इंग्लिश शब्द इसके लिए कैशियर कहा जाता है। और अकाउंटेंट के लिए देखिए, अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो अकाउंटेंट को क्या कहा जाता है? लेखाकार, ठीक है। अकाउंटेंट का तात्पर्य क्या होता है? लेखाकार। और खजांची को क्या कहते हैं? तो खजांची के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है कैशियर। तो ये जो है दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, सूचना और तथ्यों का शुद्ध संप्रेषण, लेखक की रचनात्मकता दिखाना, या फिर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा कि ज्ञान विज्ञान और तकनीकी अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि सूचनाओं और तथ्यों का शुद्ध संप्रेषण।
ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दो देशों के बीच सड़क बनाता है, क्योंकि यह भिन्न भाषाई समुदाय के बीच वैचारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान करता है, क्योंकि यह पर्यटन के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह पुरानी इमारतों के इतिहास को बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि यह विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच वैचारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि अनुवाद में संविधान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? नियमावली, विधान, संविधान या फिर कानून? तो राइट आंसर है, विधि अनुवाद में जो संविधान है उसके लिए संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावानुवाद में शब्दों के बजाय मूल अर्थ और संवेदना पर ध्यान दिया जाता है। कविता के अनुवाद के लिए भावानुवाद सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा दोनों है कथन क्या है, करेक्ट है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अनुवादक एक द्विभाषिक कलाकार है, यह विचार किस विद्वान का हो सकता है? पीटर न्यूमार्क, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, कैटफोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि अनुवादक जो है एक द्विभाषिक कलाकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, विधिक अनुवाद में एफिडेविट का हिंदी पर्याय क्या होता है? तो राइट आंसर है, देखिए, साक्ष्य, हलफनामा या शपथ पत्र, निर्णय या फिर याचिका। तो एफिडेविट आप सभी ने बनवा रखा है या किसी न किसी कार्य में आप बनवाते हैं, तो इसका हिंदी पर्याय क्या होता है? तो हलफनामा या फिर शपथ पत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रशासनिक शब्दावली में एक्शन का अनुवाद है क्रिया, कार्यवाही, कार्रवाई या फिर प्रक्रिया। तो एक्शन का तात्पर्य क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्रवाई। नेक्स्ट है, अनुवाद की समतुल्यता का अर्थ है दोनों भाषाओं में शब्दों की संख्या बराबर होना, लक्ष्य भाषा में वही प्रभाव पैदा करना जो मूल पाठ का था, केवल व्याकरण को समान रखना या फिर अनुवादक को मूल से बड़ा बनाना। तो अनुवाद की समतुल्यता का अर्थ क्या है? कि लक्ष्य भाषा में वही प्रभाव डालना जो मूल भाषा में था, मूल पाठ में था। नेक्स्ट है, बैंकिंग अनुवाद में ओवरड्राफ्ट का अर्थ है अधिविकर्ष, अधिक जमा, ऋण या फिर ब्याज। तो ओवरड्राफ्ट का हिंदी तात्पर्य क्या हो जाएगा? अधिविकर्ष। नेक्स्ट है, तकनीकी अनुवाद में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मुहावरों का प्रयोग, पारिभाषिक शब्दावली का अभाव या सटीकता, लेखक की शैली या फिर पात्रों का चित्रण। तो राइट आंसर हो जाएगा कि पारिभाषिक शब्दावली का अभाव या सटीकता। ये तकनीकी अनुवाद की सबसे बड़ी क्या है? चुनौती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रांसलिटरेशन यानी लिप्यंतरण का प्रयोग किस अनुवाद में अधिक होता है? साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं शब्द तकनीकी, प्रशासनिक या फिर पौराणिक। तो राइट आंसर है वैज्ञानिक एवं तकनीकी में इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अनुवाद के माध्यम से हम शेक्सपियर को हिंदी में और तुलसीदास को अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। यह अनुवाद के किस महत्व को दर्शाता है? व्यापारिक महत्व, सांस्कृतिक और साहित्यिक सेतु, राजनीतिक महत्व या फिर व्यक्तिगत लाभ। तो राइट आंसर है कि सांस्कृतिक और साहित्यिक सेतु। ठीक है, कि एक भाषा को हम दूसरी भाषा में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अनुवादक से अपेक्षित तटस्थता का अर्थ क्या है? कुछ भी अनुवाद ना करना, अपनी पसंद के शब्द ना थोपना और मूल लेखक के प्रति वफादार रहना, केवल कठिन शब्दों का अनुवाद करना या फिर भाषा को बदल देना। तो राइट आंसर हो जाएगा कि अपनी पसंद के शब्द ना थोपना और मूल लेखक के प्रति क्या है? वफादार रहना, यानी मूल लेखक ने जो बताया है उसी को अनुवादित करना। ठीक है, नेक्स्ट है, असत्य कथन का चयन करें। अनुवाद श्रोतोन्मुखी और लक्ष्योन्मुखी दोनों होता है। अनुवाद में सांस्कृतिक संदर्भों को पूरी तरह उपेक्षित कर देना चाहिए। अनुवाद ज्ञान के प्रसार का माध्यम है। मशीनी अनुवाद अभी भी मानवीय संवेदनशीलता की कमी से जूझ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि उपेक्षित कर देना चाहिए। ये बात तो पहले ही आपकी क्या आ गई? नेगेटिव आ गई, तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। चलिए कहते हैं भावानुवाद, ये किस में किया जाता है? पद्य या कविता में। शब्दानुवाद, शब्दानुवाद जो देखिए वैधानिक शब्दावली में। तकनीकी अनुवाद वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर किया जाता है। और प्रशासनिक अनुवाद प्रशासनिक पत्र। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साहित्यिक अनुवाद में अनुवाद की भूमिका कैसी, अनुवादक की भूमिका कैसी होती है? केवल एक यंत्र की तरह, एक सहसर्जक की तरह, एक संपादक की तरह, या फिर एक आलोचक की तरह? तो राइट आंसर हो जाएगा कि एक सहसर्जक की तरह। ठीक है। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है कि वैश्वीकरण के दौर में अनुवाद की प्रासंगिकता क्या है? बढ़ी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सूचना तकनीक और कूटनीति के लिए संवाद का एकमात्र जरिया अनुवाद ही है। तो यहाँ पर क्या है? दोनों ही चीजें क्या है? सही है। ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सफल अनुवादक के लिए अनिवार्य नहीं है? विषय की विशेषज्ञता, भाषिक प्रवीणता, चित्रकला में दक्षता, या फिर सांस्कृतिक बोध? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा गुण जो है वो अनिवार्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला में दक्षता। जरूरी नहीं कि उसको चित्रकला अच्छी आती हो। ठीक है। बैंकिंग अनुवाद में डेबिट को नाम और क्रेडिट को जमा कहना किस प्रकार की शब्दावली है? सामान्य शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, या फिर आंचलिक शब्दावली? तो राइट आंसर हो जाएगा पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है, विधि अनुवाद में एक्ट का अनुवाद है कार्य, क्रिया, अधिनियम या फिर कानून। तो एक्ट्स को क्या कहा जाता है? तो एक्ट्स को कहा जाता है अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सेतु के रूप में अनुवादक का दायित्व है अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताना, या फिर दूसरी संस्कृति के प्रतीकों को उनकी गरिमा के साथ लक्ष्य भाषा में ढालना, या फिर मूल पाठ के सांस्कृतिक संदर्भों को हटा देना, या फिर केवल शब्दों का अर्थ बताना? तो राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरी संस्कृति के प्रतीकों और उनकी गरिमा के लक्ष्य को लक्ष्य भाषा में बदल देना, ये अनुवादक का क्या है? दायित्व है। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी, संस्कृत, लैटिन, या फिर फारसी? तो राइट आंसर है संस्कृत भाषा से। नेक्स्ट है, ज्ञान विज्ञान का अनुवाद समाज में क्या लाता है? केवल भ्रम, या फिर सूचनात्मक सशक्तिकरण और बौद्धिक विकास, केवल मनोरंजन, या फिर भाषा का विनाश? तो राइट आंसर हो जाएगा सूचनात्मक सशक्तिकरण और बौद्धिक विकास। ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है जो बैंकिंग पद है, बैंकिंग शब्दावली है उनसे। ठीक है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट को क्या कहा जाता है? फिक्स्ड डिपॉजिट को कहा जाता है, अभी हमने पीछे किया था, तो सावधि जमा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको क्या कहा जाता है? ब्याज दर। कोलेट्रल, इसको क्या कहा जाता है? संपार्श्विक। और डिसबर्समेंट, इसको कहा जाता है संवितरण। ये हमारा हो गया करेक्ट मिलान। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रशासनिक अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती है पात्रों का अभाव, मुहावरों का प्रयोग ना होना, मानक और औपचारिक शब्दावली का सटीक प्रयोग, या फिर कविता का अभाव? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानक और औपचारिक शब्दावली का सटीक प्रयोग, ये क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको असत्य कथन ढूंढना है। अनुवादक को लक्ष्य भाषा की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक को मूल पाठ का अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है। तकनीकी अनुवाद में कल्पना का भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर अनुवाद दो संस्कृतियों के बीच की दूरी को कम करता है? तो इसमें से असत्य कथन क्या है कि ये तकनीकी अनुवाद में कल्पना का भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट है, विधि अनुवाद में समन का हिंदी पर्याय है। तो समन का तात्पर्य क्या होता है? आदेश, बुलावा, समन, आवाहन, चेतावनी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समन का होता है तात्पर्य आवाहन।
नेक्स्ट है अनुवादक की नैतिकता में शामिल है लेखक के विचारों को तोड़ना मरोड़ना, गोपनीयता और मूल संदेश की पवित्रता बनाए रखना, अपनी मर्जी से पाठ घटाना या फिर केवल बड़े अक्षरों में लिखना। तो राइट आंसर है गोपनीयता और मूल संदेश की पवित्रता बनाए रखना। नेक्स्ट है अनुवाद की अवधारणा में अनु का अर्थ क्या है? आगे, पीछे, ऊपर या फिर नीचे? तो राइट आंसर है पीछे, यानी अनुसरण करना। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन शब्द की लैटिन मूल धातु है। तो ट्रांसलेशन, अनुवाद का इंग्लिश मीनिंग जो है वो क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पे तो किस शब्द से ये बना है? तो ट्रांस जमा लेशन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञान विज्ञान के अनुवाद में ऑब्जेक्टिव शैली का अर्थ है काव्यात्मक शैली, वस्तुनिष्ठ या तथ्यात्मक शैली, अलंकारिक शैली या फिर व्यक्तिगत शैली? तो राइट आंसर है वस्तुनिष्ठ या फिर तथ्यात्मक शैली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तकनीकी अनुवाद के अंतर्गत आता है? कविता संग्रह, मशीन ऑपरेटिंग मैनुअल, उपन्यास या फिर भक्ति गीत? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मशीन ऑपरेटिंग मैनुअल। ठीक है। नेक्स्ट है अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में अनुवादक की सफलता का पैमाना क्या है? उसने कितने पृष्ठों के अनुवाद किए, या फिर उसने लक्ष्य भाषा के पाठक को मूल संस्कृति का कितना प्रभावी बोध कराया, उसने कितना कठिन भाषा प्रयोग किया, या फिर उसने कितना भुगतान किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि उसने लक्ष्य भाषा के पाठक को मूल संस्कृति से कितना प्रभावित किया। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुवाद में पूर्ण समतुल्यता एक मिथक है। यह कथन अनुवाद की किस सीमा की ओर संकेत करता है? भाषिक दरिद्रता, अनिद्यता, अनुवादक की अक्षमता या फिर स्रोत भाषा की श्रेष्ठता? तो राइट आंसर है अनिद्यता, यानी क्या है? अनट्रांसलेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुनर्लेखन को अनुवाद का एक आधुनिक और उदार स्वरूप माना जाता है। आंद्रे लेफेवरे के अनुसार अनुवाद केवल भाषा का परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता और विचारधारा का भी उपकरण है। अब यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है। यहाँ पर अनुवाद की प्रविधि, यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे है लिप्यंतरण। लिप्यंतरण क्या होता है कि एक लिपि के ध्वन्यात्मक प्रतीकों को दूसरी लिपि में बदलना। ठीक है, ये इसका तात्पर्य होता है। फिर है रूपांतरण। रूपांतरण का मीनिंग क्या है? सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार मूल कथानक में बदलाव। नेक्स्ट है समतुल्य मुहावरा। स्रोत भाषा के मुहावरों का लक्ष्य भाषा में निकटतम मुहावरा खोजना। और व्याख्यात्मक अनुवाद तो तकनीकी अर्थ को स्पष्ट करने हेतु संक्षिप्त नोट। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विधि अनुवाद शब्द का, विधि अनुवाद में प्रोविसो शब्द का मानक हिंदी पारिभाषिक रूप क्या है? उपबंध, परंतुक, नियम या फिर आदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा परंतुक। ठीक है। नेक्स्ट कथन आपका आ जाता है कि तकनीकी अनुवाद में अर्थ की स्पष्टता शैलीगत लालित्य से अधिक महत्वपूर्ण होती है। कारण है कि वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों में सूचना का गलत संप्रेषण जानलेवा या भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों ही क्या है? सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अनुवाद के संदर्भ में सुवर्जिनिटी का हिंदी तात्पर्य क्या है? स्वराज्य, प्रभुसत्ता या संप्रभुता, शासन या फिर अधिकार? तो राइट आंसर है कि संप्रभुता। ठीक है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सांस्कृतिक सेतु के रूप में अनुवादक की उपेक्षा के विरुद्ध है? लक्ष्य भाषा के पाठकों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता का सम्मान, स्रोत संस्कृति के विशिष्ट शब्दों का जबरन देशीकरण करना और जिससे मूल अर्थ बदल जाए, या फिर दो भिन्न संस्कृतियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाना, या फिर मुहावरों के सांस्कृतिक संदर्भों की पहचान करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये चीज जो है क्या है, अनुवादक की अपेक्षा के विरुद्ध है। नेक्स्ट है, बैंकिंग अनुवाद में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के लिए प्रयुक्त मानक शब्द है गैर कार्यकारी संपत्ति, डूबा हुआ कर्ज, गैर निष्पादित परिसंपत्ति या फिर खराब खाता। तो राइट आंसर हो जाएगा गैर निष्पादित परिसंपत्ति। नेक्स्ट है, अनुवादक को स्रोत भाषा का ज्ञाता और लक्ष्य भाषा का सृजता होना चाहिए। यह अपेक्षा किस ओर संकेत करती है? अनुवादक को केवल व्याकरण जानना चाहिए, अनुवादक को लक्ष्य भाषा में मौलिक लेखन जैसी स्वाभाविकता लानी चाहिए, या फिर अनुवादक को मूल पाठ को बदल देना चाहिए, या फिर अनुवादक को द्विभाषी शब्दकोश पर निर्भर रहना चाहिए। तो राइट आंसर है कि अनुवादक को लक्ष्य भाषा में मौलिक लेखन जैसी स्वाभाविकता लानी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे आपको असत्य कथन खोजना है, ठीक है। ज्ञान विज्ञान का अनुवाद समाज में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार में सहायक है। अनुवाद शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी मिलता है, जहाँ इसका अर्थ दोहराना था। बैंकिंग अनुवाद में भाषा का अलंकारिक होना एक गुण माना जाता है, या फिर अनुवादक को अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है कि बैंकिंग अनुवाद में अलंकारिक होना एक गुण माना गया है। ये क्या है? असत्य है। बाकी तीनों क्या है? सत्य कथन है। तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी, जो कि हिंदी अनुवाद पर आधारित थी। तो आप सभी को ये प्रश्नोत्तरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।